What's going on 10th graders? How's everyone doing? I hope everyone's doing all well and good. तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. अब इस चैप्टर में मेनली दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला है ह्यूमन आई के बारे में और दूसरा है कलरफुल वर्ल्ड के बारे में. जो कलर्स हम देख सकते हैं वो कैसे देख सकते हैं. तो पहली बात, ये जो है चैप्टर 1 से रिलेटेड है. कौन सा चैप्टर 1? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखना, फिर ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड है. तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हम आज के टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं. सबसे पहला है ह्यूमन आई. तो ह्यूमन आई में पार्ट्स और पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ने वाले हैं. उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. उसमें मेनली 3 है, दैट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया. देन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. तो ये वाला था मेनली ह्यूमन आई का पार्ट, ह्यूमन आई. और ये पूरा है कलरफुल वर्ल्ड. नेक्स्ट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. तो पहले मोनोक्रोमैटिक लाइट का देखेंगे, फिर वाइट लाइट का देखेंगे, और रेनबोज कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे. फिर आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये क्यों होता है और ये भी क्यों होता है. फिर आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मेनली 2 चीज़ देखेंगे. वो पहले टिंडल इफेक्ट और फिर वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू. तो सबसे पहला ह्यूमन आई, द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू सी. वेरी सिंपल डेफिनेशन. इससे हम देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं? मेरे पास कुछ भी, ये पेन है मेरे पास, मैं कैसे देख सकता हूँ? क्योंकि लाइट आंखों में जा रही है. दिस इज ऑल्सो नोन एज कैमरा ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि हम सारी चीजें आंखों की वजह से ही देख सकते हैं. फिर डायमीटर ऑफ द आई इज 2.3 सेंटीमीटर. ये जो पूरा लेंथ है ये 2.3 सेंटीमीटर है, बस इतना सही है. साइज ऑफ द आई रिमेन सेम थ्रू आउट द होल लाइफ, ये तो हमें पता ही है. हाँ, तो अभी पार्ट्स ऑफ द आई, क्या पार्ट्स हम देख सकते हैं. ये इनसाइड विजन है, इनसाइड व्यू है आई का. तो सबसे बाहर आता है हमारा कॉर्निया, या फिर यहाँ पे नहीं बनाता हूँ. तो जो बाहरी हिस्सा है आई का उसे बोलते हैं कॉर्निया. फिर अंदर जाओगे तो एक फ्लूइड मिलेगा जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर. ये वाला एक्वस ह्यूमर, ये वाला जो पार्ट है ये इधर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर. नेक्स्ट अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आइरिस. ये जो शटर जैसी चीज़ें जो दिख रही है, ये और ये, इन्हें कहते हैं आइरिस. दोनों को आइरिस ही कहते हैं. फिर अंदर एक और होल आता है जहाँ से लाइट एंटर होती है, वो है ये वाला जिसे हम कहते हैं प्यूपिल. प्यूपिल. तो अगर इस इमेज में देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर का जो होल है यहाँ पे, ये है हमारा आइरिस. और ये जो बाहरी वाला हिस्सा है ये है हमारा आइरिस. सॉरी, अंदर है प्यूपिल, बाहर है आइरिस. नेक्स्ट अगर अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक लेंस दिख रहा है. कौन सा लेंस है ये है कॉन्वेक्स लेंस, बल्ज्ड आउट लेंस. तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसका नाम है, या फिर नीचे लिखता हूँ, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन आई लेंस. क्रिस्टलाइन आई लेंस. अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ये से जो है ये थिन होना पड़ता है और थिक भी होना पड़ता है. कब? जब पावर इसे इंक्रीज और डिक्रीज करनी है. याद करो, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. तो इसे फोकल लेंथ इंक्रीज करनी है और डिक्रीज भी करनी है. तो इसको करेगा कौन? तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं, यहाँ पर भी, जो कॉन्वेक्स लेंस को का कर्वेचर इंक्रीज या डिक्रीज करती है. इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स. अब यहाँ पर देखो, ये भी एक फ्लूइड है. यहाँ पे इधर भी एक फ्लूइड भरा होता है. इस फ्लूइड का क्या नाम है?
इस फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। अब यहाँ पे दो ह्यूमर आए हैं, एक विट्रस ह्यूमर और एक एक्वस ह्यूमर। तो ये याद कैसे करेंगे कि एक्वस कौन सा है, विट्रस कौन सा है? तो जब लाइट अंदर आती है तो पहले क्या आता है, ये वाला, और सबसे पहले आता भी क्या है, ए आता है पहले। तो एक्वस ह्यूमर पहले और ये बाद में आएगा, तो ये होगा विट्रस ह्यूमर। पहले एक्वस और बाद में विट्रस। अब एक और पार्ट है यहाँ पे जिसका नाम है रेटिना। अब ये रेटिना क्या होता है? रेटिना एक स्क्रीन होती है, ये वाला स्क्रीन, ये जो स्क्रीन होता है ऐसे रेटिना कहते हैं, जहाँ पे इमेज बनती है। तो मैंने कितने बोल दिए? एक बोल दिया, 2 3 4 5 6 7 8। तो एक और बच्चा है, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ मिस किया है। चल देखते, जो भी मिस किया मैं बता दूंगा। तो इनके फंक्शंस क्या है? सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, ऑब्वियसली बता दिया। इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब भी लाइट एंटर होती है सबसे पहले थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन यही कर देता है, फिर कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्शन करता है। डबल हो गया। फिर आइरिस, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो दो शटर है यहाँ पे, ये जो है खुलता है और बंद होता है, खुलता है बंद होता है। इसका एग्जाम्पल क्या दूँ? तो जब भी अगर बाहर जहाँ पे लाइट हो, तो जब देखोगे सारी चीज़ें, तो अगर प्यूपिल में देखोगे तो प्यूपिल छोटा होगा, मतलब आइरिस ज़्यादा बंद होगी और होल कम छोटा होगा। लेकिन जब भी लाइट रूम से डार्क रूम में जाओगे तब ऐसा लगेगा कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो आइरिस है, जो प्यूपिल है, वो अभी छोटा है और ज़्यादा लाइट अंदर नहीं ले रहा है। तो जब डार्क रूम में जाते हैं तब आइरिस जो है प्यूपिल को बड़ा कर देती है ताकि ज़्यादा लाइट एंटर हो। तो इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। फिर प्यूपिल क्या होता है? इट इज़ अ विंडो ऑफ द आई। तो सारी लाइट जो है आइरिस से ही एंटर होगी। अगर आइरिस जो है, सॉरी, प्यूपिल से एंटर होगी। अगर आइरिस जो है प्यूपिल को कम बंद करेगा तो कम लाइट एंटर होगी। तो इट्स सेंट्रल एपर्चर इन आइरिस ओके, अच्छा, इट इज द सेंट्रल एपर्चर इन द आइरिस। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो कितना लाइट आंखों में जाएगा वो आइरिस कंट्रोल करता है और प्यूपिल से जाएगा। फिर आता है लेंस, यही वाला लेंस जो फ्लेक्सिबल होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस एंड जेली लाइक मटेरियल, प्रोवाइड्स द फोकस्ड एंड रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट टू द रेटिना। मतलब जो भी लाइट आ रही है ये से फोकस करके रेटिना पे देगा, तो इमेज यहाँ पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट इनटू द रेटिना। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है मैंने ऑलरेडी मेरे लाइट वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। फिर आता है सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? दे होल्ड द लेंस इन पोजिशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो ये जो कर्वेचर है, इसे कम कर्वेचर देना है या ज़्यादा देना है, तो वो जो है सिलियरी मसल्स डिसाइड करेंगी, ये वाली मसल्स। फिर आता है रेटिना। इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पे, ये वाली स्क्रीन, ये है हमारी रेटिना। और इस रेटिना में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं कोन सेल्स और एक होते हैं रॉड सेल्स। तो कोन सेल्स और रॉड सेल्स क्या होते हैं? तो कोन सेल्स होते हैं वो सेल्स जो कलर सेंसिटिव हो, जो कलर को देख सकते हैं। सपोज मेरे पास ये रूबिक्स क्यूब है, मुझे दिख रहा है कि ये वाला येलो है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है। ये मुझे कैसे पता चलता है? क्योंकि मेरे कोन सेल्स एक्टिव हैं। तो जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, जो ठीक से कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उनके कोन सेल्स थोड़े वीक होते हैं या कम होते हैं कोन सेल्स। अब नेक्स्ट आता है रॉड सेल्स। अब रॉड सेल्स क्या होते हैं? तो रॉड सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को देख पाते हैं। जैसे कि अगर मैं ब्राइट एलईडी को देख रहा हूँ तो मैं इसकी इंटेंसिटी समझ पा रहा हूँ कि कितनी ज़ोर से लाइट आ रही है। अगर कोई डिम लाइट है या कोई ब्राइट लाइट है तो उसे कैसे देख रहे हैं हम? क्योंकि हम रॉड सेल्स से देख पा रहे हैं। तो रॉड सेल्स और कोन सेल्स ये दोनों इंपॉर्टेंट सेल्स हैं हमारे आँख के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व में यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो ये होता है हमारा ऑप्टिक नर्व। जो नर्व जो यहाँ तक भाग रही है यहाँ से, ये वाली है ऑप्टिक नर्व।
तो ये क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रेटिना में बन रही है, मतलब जो भी इमेज बन रही है यहाँ पे, वो सारे इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुँचाते हैं और ब्रेन उसे मॉडिफाई करता है और हमें चीज़ें दिखती हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो सारी जो इमेजेस हैं वो रेटिना पे बन रही है, लेकिन वो रियल और इन्वर्टेड बन रही हैं। तो क्योंकि रियल और इन्वर्टेड बन रही हैं तो सारी चीज़ें उल्टी दिखनी चाहिए, लेकिन हमें उल्टी नहीं दिख रही है, हमें सब सीधा दिख रहा है। तो एक्चुअली में ब्रेन जो है प्रोसेस करता है सारे इन्फॉर्मेशन को और अपने आप फिर से उल्टा कर देता है, तो हमें सीधा दिखता है सब कुछ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इज बिटवीन द कॉर्निया एंड आइलेंस, मतलब ये वाला पार्ट। तो ये क्या करता है, द स्पेस फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर which helps in refracted light to be focused on the retina. It also provides nutrition to the eye. मेन इसका काम है न्यूट्रिशन ऑफ द आई। और ये वाला क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट का। तो जो भी लाइट आता है यहाँ से, तो ज़्यादातर लाइट यहाँ से क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाता है और फिर लेंस उसे और रिफ्रैक्ट कर देता है। फिर आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर इज अ स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड द रेटिना, मतलब ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इसका फंक्शन इधर लिखा नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन है टू मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द आई। अब नेक्स्ट आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मतलब लेंस की थिकनिंग एंड थिनिंग। तो अगर यहाँ पे लेट्स से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होता है तो क्या होता है, इसका मतलब कि बहुत दूर है और पैरेलल रेज आएंगी उससे। तो सपोज मैंने यहाँ पे 2 पैरेलल रे ड्रॉ किया है, तो नहीं इधर से, तो ये दोनों लाइट रे मैंने बना लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, सिलियरी मसल्स, तो सिलियरी मसल्स को पैरेलल लाइट बहुत पसंद है। क्यों, क्योंकि उसको कन्वर्ज करने में आसानी होगी। और फिर एक और यहाँ से आ रही है, तो मतलब एंड में इमेज रेटिना पे बन रही है। कैसे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस उसे कन्वर्ज करके इमेज यहाँ पे बना रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर पास हो तो क्या करना है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से डाइवर्जिंग रेज निकालो, मतलब एक पॉइंट से डाइवर्ज होके ऐसी रेज बनाई, मतलब एक यहाँ से आई और एक यहाँ से आई। अब इसको रेटिना में कन्वर्ज किया, तो अपने आप दिमाग लगाओ, अगर ऑब्जेक्ट दूर है और पैरेलल रेज आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज करने में आसानी होगी, और अगर ऑब्जेक्ट पास है तो रेज ऐसी आएंगी, डाइवर्ज आएगी, उसको कन्वर्ज करने में और ज़्यादा एफर्ट लगेगा। मतलब यहाँ पे सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स्ड सिलियरी मसल्स। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट सिलियरी मसल्स। मैं सीएम लिख रहा हूं अभी के लिए। और इसमें पहले वाले केस में पावर ऑफ द लेंस रिलेटिवली कम है, और इसमें रिलेटिवली पावर ऑफ द लेंस ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा डाइवर्ज रेज को बेंड कर रहा है। एरो मार्क लगाना मत भूलना, मार्क्स कट जाते हैं। तो इधर जो है 2 केसेस हमने देख लिए, एक अगर ऑब्जेक्ट दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो हमें कैसे दिखता है, और जो पास है तो वो कैसे दिखता है। तो नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल हेल्दी आई के लिए ऑब्जेक्ट का फार पॉइंट यानी सबसे ज़्यादा दूर कितना देख सकते हैं, मतलब लेट्स से, मतलब नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, फार पॉइंट इन्फिनिटी। और जो नियर पॉइंट होता है, मतलब कितना पास से देख सकते हैं क्लियरली, तो नियर पॉइंट
नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर मैंने 25 सेंटीमीटर तक एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, लेट्स से मेरा हैंड, तो मैं इसे बिना स्ट्रेन के देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसे बहुत पास लिया तो अगर तुम देख सकते हो मेरी आई स्क्विंट हो रही है, तो वो क्योंकि मैं अभी ये नहीं दिख पा रहा हूँ, ये जो कैमरा है ये अभी मेरे लिए ब्लर है, मुझे दो दिख रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ एक दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत पास लिया है और मैं आइस को स्ट्रेन दे रहा हूँ। तो अगर देखा होगा कि मेरे आई स्क्विंट हो गए थे। तो नियर पॉइंट विदाउट एनी स्ट्रेन 25 सेंटीमीटर है, मतलब 25 के आगे स्ट्रेन देना पड़ेगा। अब ये दोनों डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो फार पॉइंट क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच एन आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल आई द वैल्यू इज इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक देख सकता है विदाउट एनी स्ट्रेन क्लियरली। नियर पॉइंट क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोर डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब नियर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। तो इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर के पास से हम नहीं देख सकते। फिर आते हैं हम डिफेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया। इसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस, मतलब पास का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंटली। मतलब पास की चीजें तो मैं ठीक से देख सकता हूँ, लेकिन जो दूर की चीजें वो मैं ठीक से नहीं देख सकता, सारी ब्लर दिखती हैं। तो अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज ए फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो इनका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से पहले होता है, तो इन्फिनिटी तक नहीं देख सकते, उससे थोड़ा पहले देखते हैं। तो दिस डिफेक्ट मे अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस या फिर एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो क्या होता है इस केस में? लेट्स से मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो मैंने एक पैरेलल रे यहां से फेंकी और ये अंदर गई ऐसे। तो हेल्दी आई में क्या होता है? इमेज रेटिना पे ठीक से बनती है, इमेज रेटिना पे ठीक से बनती है, लेकिन मायोपिया में क्या होता है? इमेज पहले बन जाती है। तो इसे कहते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसके कारण क्या होते हैं? एक तो पहले एरो मार्क बना लेता हूं वरना मेरी भी मार्क्स कट जाएंगे। तो सबसे पहला रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब इसकी पावर ज्यादा ही बढ़ गई, ज्यादा ही कर्वेचर में आ गया और उसने ज्यादा ही पावर डाल दी। या फिर एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो लेट्स से जब नॉर्मल सर्कल था यहाँ पे और जब लाइट रेज आ रही थी तो नॉर्मल से बेंड होते हैं यहाँ पे आ गई, लेकिन लेट्स से अगर मेरा आई बॉल एलोंगेट हो गया, ऐसे हो गया, तो क्या होता है? अब यहाँ पे जाएगी, यहीं पर ही मिल जाएगी। तो ये एलोंगेशन की वजह से भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? करेक्शन क्या है इसका? तो अगर यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक्चुअली में पावर ज्यादा हो गई है, तो क्योंकि पावर ज्यादा हो गई है मतलब हमें क्या करना चाहिए? पावर को कम करना चाहिए। लेकिन पावर को कम कैसे करें? उसमें एक ऐसा लेंस लगाए आगे जो पावर को कम करता है, मतलब पावर जिसकी नेगेटिव हो। अब पावर नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। मतलब अगर मैंने आगे इधर अप्रोप्रिएट पावर का कॉनकेव लेंस लगा लिया, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस अच्छा नहीं बना, अगर मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा लिया है तो अब इसकी पावर नेगेटिव में है, पावर इसकी है नेगेटिव और इसकी पावर है ज्यादा, तो ये न्यूट्रलाइज होके सही इमेज बनाएगा। मतलब लेट्स से मैंने दो पैरेलल रेस खींची, तो ये डाइवर्ज होके हल्की सी डाइवर्ज होके ये मान लो मैंने लेंस जो है यहाँ से बनाया, हल्की सी डाइवर्ज होके दे दी। तो ये पैरेलल आ रही थी पहले, लेकिन इसने थोड़ा डाइवर्ज कर दिया। अब वो पावर और लगाएगा, उसकी तो पावर उतनी है, तो फिर वो हमें इमेज रेटिना पे बना के देगा। क्योंकि पहले वो यहीं पर ही कन्वर्ज कर दे रहा था, लेकिन क्योंकि अब ये नहीं है, लेट्स से मैंने उसको पैरेलल ही फेंका होता
तो फिर ये यहाँ पे इमेज बनाता, लेकिन मैंने हल्की सी डाइवर्ज करके रेज दे दी, तो फिर इमेज यहाँ पे बनेगी। तो मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, एट इन्फिनिटी, उसको मैंने पीछे खींच के, इसको अगर मैं पीछे ड्रैग करूं, इमेज यहां पे बनाई इस वाले पॉइंट पे। तो जो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे था, मैंने आंखों को ट्रिक करके बोल दिया कि इमेज पास में ही है। तो ये है उसका नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ आई, ऑफ आई। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसका ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट ही है, फार साइटेडनेस, दूर का ठीक से दिखता है, पास का नहीं दिखता। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो नियर पॉइंट जो है होता है फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट फॉर अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। उसकी जो नियर पॉइंट हमारे लिए तो 25 सेंटीमीटर्स है, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र करते हैं उनके ज़्यादा दूर होता है, तो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर्स। तो डिफेक्ट क्यों आता है, क्योंकि इनका फोकल लेंथ इधर आई लेंस का ज़्यादा होता है। जो फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है तो मतलब पावर कम है, या फिर आई बॉल जो छोटी बन गई। मतलब अगर मैंने आँख बनाया था, पहले रेटिना पे बन रही थी, लेकिन अब जो है आई बॉल जो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा स्क्विंट हो गया है, तो लाइट रेज जो है यहीं पर ही बन गई, पीछे ही। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो लेट्स से इसका कोई नियर पॉइंट था, तो यहाँ पे मैंने दो रिप फेंकी, एक इधर और एक इधर, इसको यहाँ पे मिलेगा ये। तो इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, तो इसका मैं क्या करूं, इसका कोई करेक्शन है? तो देखो इसकी पावर क्या है, पावर कम है, मतलब इसके पावर को बढ़ाना है। पावर को बढ़ाएं कैसे, कौन सा लेंस लगाएंगे, जिसका पॉजिटिव पावर होता है या नेगेटिव पावर होता है? ऑब्वियसली जिसका पॉजिटिव पावर होगा वो पावर को बढ़ाएगा। मतलब हम इस आई के सामने अगर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएं तो हमारा काम बन सकता है। तो अगर जो भी रे, लेट्स से यहाँ पर इमेज था, फिर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है, यहाँ से मैंने दो रे ऐसे फेंकी, यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब क्या करेगा कॉन्वेक्स लेंस उसे हल्की सी कन्वर्ज करके दे देगा, मतलब इसको थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा। हल्की सी कन्वर्ज कर देगा और इमेज यहाँ पे बन जाएगी। वेरी सिंपल। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको पीछे ड्रैग मारूं, तो एक्चुअली में तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं ऐसे पीछे ड्रैग करूं तो मतलब जो एक्चुअली में नियर पॉइंट है, अगर ये है था हमारा ओरिजिनल नियर पॉइंट, मतलब फॉर एन हेल्दी आई, तो ये है हमारा तो नियर पॉइंट ऑफ द अनहेल्दी आई, अनहेल्दी आई। लेकिन ये है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, जो एक्चुअल ह्यूमन का नियर पॉइंट होता है, लेकिन इस ह्यूमन का पीछे है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आगे था, हमने आंखों को ट्रिक करके उसको पीछे भेज दिया। नेक्स्ट डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या है, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजिंग कॉजिंग प्रेस बायोपिया। इट हैपेंस ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस या फिर ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। तो इसमें एक्चुअली दोनों होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी और मायोपिया भी। तो इसमें क्या होता है, जो लेंस है उसका इसका एक्चुअली कोई डायग्राम है नहीं, तो इसका मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ।
तो इसमें दो फोकल इसका जो चश्मे होते हैं इनके बाई फोकल चश्मे होते हैं। तो बाई फोकल चश्मे कुछ ऐसे दिखते हैं। तो इन चश्मों में यहाँ पे दो तरीके के लेंस होते हैं। बाइफोकल है तो ऑब्वियसली दो ही होंगे। तो इधर होता है कॉन्केव और इधर होता है कॉन्वेक्स। क्योंकि जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं वो एक्चुअली नीचे देख रहे होते हैं, तो पास का देख रहे होते हैं। तो पास का देखने जो पास का नहीं देखते हैं उनको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है, और जो दूर का नहीं देख पाते हैं उनको कॉन्केव लेंस चाहिए होता है। तो इसका बाइफोकल लेंस होता है, बाइफोकल लेंस। मतलब दोनों तरीके के लेंस होते हैं चश्मे में। अब क्या, अच्छा अब इधर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स, इसमें न्यूमेरिकल्स कम है, लेकिन सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लाइट से रिलेटेड है, जो पहला चैप्टर था। तो इसमें पहले दो तरीके के केस होते हैं। पहला केस है सीधा है मायोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया। तो उसके न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं? तो ये पूछ सकते हैं कि अगर किसी का फार पॉइंट दिया, लाइक सपोज अगर ये क्वेश्चन का अगर मैं देखूं तो इसका फार पॉइंट दिया है, फार पॉइंट है 80 सेंटीमीटर। अब इसका अब बोलो कि इसको कौन सा लेंस चाहिए और किस पावर का लेंस चाहिए उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी बनाने के लिए। तो कैसे करेंगे? तो लेट्स टेक मायोपिया का एग्जांपल। तो मायोपिया में क्या ढूंढना होता है? पहले तो फोकल लेंस ढूंढना होता है, एक लेंस का कौन सा फोकल लेंस का लेंस चाहिए, कौन सा करेक्टिव लेंस चाहिए। फोकल लेंस और पावर यही दोनों पूछेगा। अब फोकल लेंस जानने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, याद करो फॉर्मूला लेंस वाला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v और u चाहिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस, या फिर इसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट को मैंने अगर रख दिया है इन्फिनिटी पर, तो किसी का फार पॉइंट लेट से किसी का फार पॉइंट अगर 80 है जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो जो भी फार पॉइंट दिया है मतलब वहां पे एक्चुअली में इमेज है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब फार पॉइंट तो 80 है। तो ऑब्जेक्ट को 80 सेंटीमीटर तक अगर रखा तो सही से दिखेगा, लेकिन उसके दूर अगर रख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये दिखेगा नहीं। तो लेट से 80 सेंटीमीटर है हमारा फार पॉइंट, तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसको इमेज डिस्टेंस मानना पड़ता है, मतलब इमेज वहां पे बननी चाहिए। और यू अगर किसी का फार पॉइंट दिया है और मैंने बोल दिया कि इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब क्या? तो मतलब इमेज को वहां से इन्फिनिटी से उठा के उस जो क्वेश्चन में दिया है उसमें डालना है। तो यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होगा? सपोज फार पॉइंट के लिए इन्फिनिटी है, तो जो भी इसका फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी, यू के लिए इन्फिनिटी आएगा, और वी जो भी गिवन है वो आएगा। ये मायोपिया का केस है, इसमें नेगेटिव भी आएगा क्योंकि यू और वी हमेशा नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इमेज जो है लेफ्ट साइड में बन रहा है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, इमेज कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे। दोनों लेफ्ट साइड है लेंस के, तो दोनों नेगेटिव में आएंगे। तो यू और वी मिल गया, तो फोकल लेंस भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे भी फोकल लेंस ढूंढना पड़ता है, तो यहाँ पे पावर भी ढूंढना पड़ता है। उसके लिए यू ढूंढना पड़ेगा, वी ढूंढना पड़ेगा। अब किसी का अगर नियर पॉइंट अगर 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर है, तो ऑब्जेक्ट मतलब मैं यहां तक तो देख सकता हूं, लेकिन अगर मैंने पास रख दिया तो अब क्या? तो कितना पास? नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, तो यू हमेशा माइनस का 25 सेंटीमीटर लेंगे। माइनस क्यों बोल दिया ऑलरेडी? क्योंकि लेफ्ट साइड में है। अब वी को जो भी क्वेश्चन में दिया है, गिवन इन क्वेश्चन, उसका वैल्यू वी में डालना है। तो लेट्स टेक वन क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन is 80 centimeters in front of the eye. What is the nature and the power of the lens
रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो पहले बताओ, फार पॉइंट दिया है, तो फार पॉइंट है 80 सेंटीमीटर। अब फार पॉइंट दिया है 80 सेंटीमीटर, लेकिन फार पॉइंट एक्चुअली हेल्दी आई का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब ये कौन सा केस हुआ, मायोपिया का केस हुआ है, तो ये हो गया मायोपिया का केस। अब u में क्या लेंगे, v में क्या लेंगे, तो u में हमेशा जो भी हेल्दी आई का फार पॉइंट है वो लिखेंगे, जो कि है माइनस इन्फिनिटी। और v क्या बोला है, 80 सेंटीमीटर, जो एक्चुअली में फार पॉइंट है माइनस 80 सेंटीमीटर। अब क्या ढूंढना है, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस। तो नेचर जो है पावर से मिल जाएगा, तो पावर पहले ढूंढना है। तो पावर कैसे ढूंढेंगे, अब फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ निकालो। तो फोकल लेंथ होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u विच इज इक्वल टू 1/-80 माइनस ऑफ 1/-, इन्फिनिटी। अब जिनको नहीं पता है 1/-, या 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1/-80 माइनस 0, और ये हो गया 1/f। तो इससे हमें फोकल लेंथ मिल गया, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मिल गया। अब पावर निकालो, पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है। अब सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 100/f। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था। तो मतलब 100/-80, तो 0 से 0 कटा, बच गया 5 माइनस 4, तो ये आएगा आंसर 1 पॉइंट, क्या आएगा, 2 से फिर से काटो, 1.25, माइनस का 1.25। तो यहाँ पे माइनस है, पावर माइनस में है, मतलब लेंस कौन सा है, कॉनकेव है। अब वैसे मायोपिया दिया है तो यहाँ पर ही लेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉनकेव आएगा। नेक्स्ट क्या है, द नियर पॉइंट ऑफ एन आई इज 1 मीटर, मतलब 1 मीटर से दूर चीजें देख सकता हूं, लेकिन अगर 1 मीटर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो नहीं देख सकता। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अब फार पॉइंट है 1 मीटर, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया 25 सेंटीमीटर, अब क्या करोगे, कौन सा लेंस चाहिए। तो ये क्लियरली केस है हाइपरमेट्रोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। पहले गिवन लिखो यू हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या होगा, माइनस का 25, और v क्या होगा, जो गिवन है, गिवन क्या है 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फिर आया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v कितना हुआ, अच्छा माइनस लगाना मत भूलना, माइनस 100 माइनस ऑफ माइनस 25। अब ये हो जाएगा 1/-100 प्लस 1/25, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा 100, तो यहाँ पे कितना है 1, माइनस का 1, और इधर आएगा प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 3/100। और याद रखना ये 1/f है, तो f होगा 100/3 विच इज इक्वल, अच्छा ये f निकला है अभी तक, तो अभी तक तो डेसिमल में छोड़ दो। पावर निकालो, पावर क्या होगा 100/f इन सेंटीमीटर्स, मतलब 100/100/3 विच इज इक्वल टू 100 इंटू 3/100, 100 से 100 कटा, बच गया 3 डायोप्टर, ये 3 डायोप्टर है, इधर भी डायोप्टर। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पे। अब इसमें 2 तरीके की लाइट होते हैं, पहला तो मोनोक्रोमैटिक लाइट और दूसरा होता है वाइट लाइट। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक कलर, वाइट कलर एक्चुअली 7 रंगों से बना होता है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसमें आते हैं 1-2 मिनट में, मतलब कुछ मिनट में। तो इधर कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले मैंने एक लाइट रे प्रिज्म में डाला है एट सम एंगल, मुझे एंगल पता नहीं है,
तो ये आया तो ऐसे है, लेकिन एक्चुअली में अगर प्रिज्म नहीं था तो ऐसे जाता, एक्चुअली में ऐसे जाना था, लेकिन ये यहां पे एक नॉर्मल बनाएगा। तो देखो नॉर्मल पे तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से आया है, लेकिन वो रेयरर से डेंसर जा रहा है। ये हो गया रेयरर मीडियम, और ग्लास है डेंसर मीडियम, और ये फिर से रेयरर मीडियम। तो मतलब ये नॉर्मल की तरफ हल्की सी बेंड होगा, करेक्ट। अब यहां पे भी नॉर्मल बनाओ, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब ये नॉर्मल के अवे बेंड हो रहा है, मतलब ऐसे बेंड होगा। मतलब एंड में ये देखो कि जो पूरी जो लाइट है वो एंड में तो बेस की तरफ बेंड होती है। तो जब भी लाइट प्रिज्म के थ्रू जाती है तो पहले ऐसे जाएगी अंदर, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, तो बेस की तरफ बेंड होगा। अब इधर कुछ एंगल्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आते हैं। तो अगर मैंने ये वाले रे को पीछे मैंने खींचा, जो अच्छा सबके नाम बदलता हूँ, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे भी क्या होता है मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ ओके ये बड़ा हो गया, चलो इसको थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला। अब ये वाला जो एंगल है ये है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। और देखो अगर ये वाली लाइट रे सीधी जाती तो कुछ ऐसे जाती, लेकिन वो ऐसे गई है, तो ये एंगल क्या हुआ, ये वाला एंगल कितना है, तो ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी या फिर एंगल ऑफ डेविएशन। और एक और एंगल होता है यूजुअली जिसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म यूजुअली 60 होता है। नेक्स्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ, अच्छा डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, मतलब अगर व्हाइट लाइट फेंका है तो क्या होगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नोन एज डिस्पर्जन। मतलब ये अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो ये एक्चुअली 7 कलर्स में बढ़ जाएगा। तो वो 7 कलर्स क्या है, ये है हमारा व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, और ये आया हमारा जो भी ये जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 कलर होते हैं। कौन से 7, विबग्योर, विबग्योर, ये स्पेलिंग भी गलत है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ऊपर रेड आता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, उल्टा होता है। विबग्योर एक्चुअली नीचे से है। अब ये एक्चुअली में कैसे जाएगा रे, ऐसे जाना था, लेकिन इनने कुछ एंगल बनाया है। कैसा एंगल, ये रेड से इतना एंगल बनाया, वायलेट से इतना एंगल बनाया, तो ये सब अच्छा ये एक्चुअली में डी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसका एक और सिंबल होता है जो है डेल्टा का सिंबल, कुछ ऐसा दिखता है, 8 नहीं ऐसा। ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है रेड के साथ, तो ये हमारा डेल्टा का सिंबल रेड के साथ इतना है और वायलेट के साथ इतना बड़ा है, तो ये हमारा डेल्टा फॉर वी। नेक्स्ट क्या है, अच्छा अब होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। अब वो कैसे होता है, व्हाइट लाइट पे फेंका प्रिज्म में, तो लाइट चली गई, अभी लाइट फेंका प्रिज्म में व्हाइट लाइट, अब वो अंदर वो डाइवर्ज होगा कितने, 7 कलर में। अब अगर प्रिज्म को उल्टा रखा एक और बाजू में,
और 7 कलर्स उससे थ्रू गए तो फिर वो रिकम्बाइन होके वाइट लाइट फिर से बनाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। वाइट लाइट आया यहाँ से, अब यहाँ पे मैंने सपोज सबसे ऊपर रेड आएगा और रेड ऐसे बेंड हो गया हल्की सी। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया, रेड सबसे कम इसलिए बेंड होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ अगर जिसकी ज्यादा हो, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, तो लैम्डा जिसका ज्यादा, उसकी जो है स्कैटरिंग कम होगी, मतलब स्कैटरिंग नहीं बोलूंगा लेकिन उसका डाइवर्जन कम होगा। वायलेट का सबसे कम है तो वो सबसे ज्यादा डाइवर्ज होगा। अब वापस वहीं जाते जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो रेड लाइट है वो सबसे कम डाइवर्ज हो गया है, तो रेड कलर हुआ डाइवर्ज। अब इसके साथ वायलेट भी था तो वायलेट भी डाइवर्ज होगा, ऐसे जाएगा। सबसे ज्यादा डाइवर्ज हुआ है वायलेट, सबसे कम हुआ है रेड। अब ये देखो, वायलेट तो फिर से बेंड हुआ, वो ज्यादा बेंड होगा, यहां पे मिलेगा। और जो रेड है वो यहां पे आके यहां पर मिलेगा। अब इस पॉइंट से, जो पॉइंट जहां पे दोनों मिले हैं, इस पॉइंट से वाइट लाइट फिर से निकलेगी और यहाँ पे अगर एक स्क्रीन डालोगे तो स्क्रीन पर वाइट लाइट आएगी। मतलब 2 बार, पहले वाइट गया था, पहले डिस्पर्जन हुआ था और रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो ये रिकॉम्बिनेशन भी कैसे करते हैं वो भी समझा दिया। ये दोनों प्रिज्म है। अब रेनबो क्या आता है, वो फॉर्म कैसे होता है वो पहले समझ लेते हैं। अ रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग। अब स्पेक्ट्रम क्या है वो बोल दिया मैंने। द स्प्लिटिंग द 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम, जो क्या होता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। रेन शावर के बाद अगर आसमान में देखोगे तो रेनबो आता है यूजुअली। It is caused by the dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere। मतलब जो ड्रॉप्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, वो बस हवा में होने चाहिए, वो इतने भी भारी नहीं होने चाहिए कि नीचे टपक जाए, बस हवा में मॉइस्चर के फॉर्म में होने चाहिए। A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun। अगर सन अगर पीछे है तो रेनबो आगे दिखाई देगा, अगर सन आगे तो रेनबो पीछे बन रहा है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। वो कैसे बनता है वो बताता हूँ। दे रिफ्रैक्ट एंड देन डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इंटरनली। मतलब पहले वाटर ड्रॉपलेट के अंदर आएगा, रिफ्लेक्ट डिस्पर्स होगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा और फिर रिकम्बाइन हो जाएगा। मतलब दोनों हो रहा है 2 बार एक ही ड्रॉपलेट में। ओ क्या हो गया? When it comes out of the raindrop, due to the dispersion of light and internal reflection, different colors are reaching the observer's eye। अब कैसे हुआ? तो ये मैंने 2 कर दिया, एक ही हुआ है। ये है हमारा वाटर ड्रॉपलेट और ये है हमारा सन। अब सन ने फेंकी व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट यहाँ पे आई। अब यहाँ पे डिस्पर्स हुआ है तो पहले रेड, सबसे कम डिस्प्लेस हुआ है रेड, तो रेड ऐसे आएगा। फिर वायलेट भी है। अब वायलेट कैसे डिस्पर्स होगा? वायलेट यहाँ पे, अब ये रिफ्लेक्ट हुआ, अंदर से रिफ्लेक्ट हुआ है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है इधर, रेड भी रिफ्लेक्ट होगा। तो रेड के साथ जब वायलेट भी डिस्पर्स हुआ है तो ये दोनों लाइट आंखों में जाके सारे कलर्स दिखते हैं। तो ये हमारा आई।
तो सारे लाइट जो है ऑर्डर में दिखते हैं, रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो लेट से हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है? एक लेयर है, किसकी? एटमॉस्फेयर की। इसको मैं सर्कल से ही बनाता हूं। अच्छी सर्कल नहीं बनी है लेकिन कोई बात नहीं, मान लो। तो ये है हमारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब लेट्स से यहां पे कोई स्टार है, दूर कहीं एक स्टार है, या फिर यहां पे नहीं, यहां पे मान लेते हैं, दूर कहीं पे एक स्टार है। अब स्टार से एक सीधी लाइट आई यहां पे ऐसे। अब वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही है, मतलब पहले तो वैक्यूम में था, यहां पे वैक्यूम, यहां पे नहीं लिखता हूं, वैक्यूम मतलब ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट बेंड होगी। और लाइट एक बार बेंड नहीं होगी, बहुत बार बेंड होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं और लेयर, हर लेयर में डेंस होता रहता है। मतलब वो सीधा बेंड नहीं देगा, वो जो है ऐसा बेंड देगा, कर्व कर देगा, कर्व। तो मतलब यहां पे जो भी खड़ा है उसको लगेगा कि एक्चुअली में स्टार यहां पे है, क्योंकि लाइट तो उसे बेंट मिल रही है। तो बेंट लाइट को अगर देखोगे तो ऐसे जा रही है, तो यहां पे मिलेगा स्टार, यहां पे एक्चुअली है लेकिन यहां पे दिखेगा। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब उससे ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अब क्यों ट्विंकल करते हैं? तो सबसे पहले ये सुनो, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ऑब्वियसली पता है, एज द स्टारलाइट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन ड्यू टू द वेरिंग डेंसिटीज। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लेयर्स हैं, ये एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, बहुत सारे लेयर्स हैं। वेरिंग एयर डेंसिटीज, दिस रिफ्रैक्शन इज causes apparent position of the star to appear slightly elevated, especially near the horizon। मतलब ये है स्टार का एक्चुअल पोजिशन, एक्चुअल पोजिशन, लेकिन ये वाला है अपेरेंट पोजिशन। Due to the fluctuations in atmospheric conditions, the apparent position of the star is continuously changing। अब इसका क्या मतलब है? कई बार लाइट ऐसे बेंड हो गई, कई बार ऐसे बेंड हो गई, कई बार यहाँ पे बेंड हो गई, तो सारे रेज जो एक साथ नहीं आ रहे हैं। कई बार एक रे अगर आंख में आ गई तो स्टार दिख गया, लेकिन कई बार रे यहाँ पे मुड़ गई तो स्टार नहीं दिखेगा, फिर वापस आ गई फिर दिखने लगेगा। तो वेरिंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से हमें हर बार स्टार दिखता नहीं है, सिर्फ ट्विंकल करता हुआ दिखता है। कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ट्विंकल होता रहता है। बिकॉज स्टार्स आर वेरी एक्सट्रीमली डिस्टेंट, दे एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए केवल ऐसा लगता है केवल एक ही लाइट आ रही है, केवल एक ही पॉइंट से लाइट आ रही है। तो अनलाइक प्लैनेट जो है पास में होते हैं, उसमें बहुत सारे रेज आती है और सारे वो भी सारे बेंडी होते हैं। लेकिन वो प्लैनेट्स के जो है रेज, एवरेज जो रेज आ रही है हमारी आंखों में, वो सारे एक ही कांस्टेंट है, तो इसलिए प्लैनेट जो है ट्विंकल करते नहीं दिखते हैं। ये एक और क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया जो आने वाला है अभी, व्हाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। तो वेरिएशन इन द लाइट पाथ लीड्स टू फ्लक्चुएशन इन द ब्राइटनेस प्रोड्यूसिंग द ऑब्जर्व्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट। वो बोल दिया, अपेरेंट पोजीशन हर बार चेंज होती रहती है, इसलिए कभी ट्विंकल कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, बोल दिया मैंने। अब क्वेश्चन है व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। तो प्लैनेट जो है बहुत ही पास में होते हैं, बहुत ही पास में होते हैं। लेट्स से ये एक प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट की एक रे आई यहाँ से, एक रे आई यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे बेंड भी हो रहे हैं। तो एवरेज जो आंखों में आ रहा है वो सेम ही है, मतलब कांस्टेंट है एवरेज। सारी रेज आ रही है, सारी जो रेज आ रही है एवरेज उनका सेम है, क्योंकि वो पॉइंट सोर्स नहीं है, बहुत सारी रेज आ रही है हमारी आंखों में। तो अगर एक भी चला जाए, मतलब एक भी रे नहीं आए, तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि बाकी सारे तो आ ही रहे हैं, दिख ही रहा है। तो ज़्यादा ट्विंकलिंग आता नहीं है, तो इसलिए ट्विंकलिंग दिखता ही नहीं है, इतना नेग्लेजिबल है।
तो वो क्वेश्चन भी आंसर हो गया है। अब एक और टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब ये है हमारा होराइजन। यहां पे लेट्स से सन अभी यहां पर है और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा, मैं यहां पे खड़ा हूं, सन की एक रे आई यहां पे और वो हो गई बेंड। कैसे? ऐसे मुझे दिखने लग गया, मुझे लाइट दिख रही है सन की, लेकिन उसका अपेरेंट पोजीशन चेंज हुआ है। मतलब मुझे एक्चुअली सन तो यहां पे दिखना चाहिए, यहां पे दिख रहा है सन, तो ये एक्चुअल पोजीशन, ये अपेरेंट पोजीशन। लेकिन ये नोटिस करो कि एक्चुअली में सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि सनराइज हुआ है। तो ये होता है एडवांस सनराइज। सनराइज होने के पहले ही मुझे सनराइज दिख गया। साउंड ही वियर्ड करता है कि सन अभी उगा नहीं है लेकिन सन दिख गया। सिमिलरली डिलेड सनसेट का भी वही कॉन्सेप्ट है। लेट्स से सन एक्चुअली में सेट हो चुका है, सन यहां से आके यहां पे सेट हो गया है, तो ये हमारा सन। तो एक्चुअली में तो रे यहां से आ रही है ऐसी, लेकिन बेंड होके आंखों में चली गई। आंखों ने बोला यहां से जाओ, तो सन बन रहा है यहां पे। तो ये देखो सन एक्चुअली में सेट हो चुका है, लेकिन दिख रहा है कि सन सेट नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा टाइम एक्चुअली आता है जैसे कि लगता है कि सन एक्चुअल पोजीशन वही है और अपेरेंट पोजीशन भी वही है, तो वो एक ही टाइम होता है जो कि है नून। नून में सन ऊपर होता है और तब लाइट ऐसे आती है और ऐसी चली जाती है, मतलब उनका कोई बेंडिंग होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल के थ्रू ही आ रहा है। अगर नॉर्मल के थ्रू ही आ रहा है तो बेंडिंग तो कुछ होने वाला है नहीं। नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब अगर कोई लाइट आ रही है तो उसे बिखर जाती है लाइट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स ही हैं। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट आर सम ऑफ द वंडरफुल फेनोमेना वी आर फेमिलियर ऑफ। मतलब ये सब देखते हैं, आकाश नीला है, पानी नीला है, और सनसेट और सनराइज के दौरान रेड कलर होता है। तो द सेकेंड एग्जाम्पल है द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। ये याद है लास्ट ईयर ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसे टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ये लाइट जो स्कैटर हो जाती है, तो अगर ट्रू सोल्यूशन से अगर लाइट को पास किया है तो उसका कोई स्कैटरिंग होता नहीं है। लेकिन अगर कोलॉइडल सोल्यूशन या सस्पेंशन में, अगर सस्पेंशन में भी नहीं, ये क्या हुआ, ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल, लेकिन अगर कोलॉइडल सोल्यूशन के थ्रू अगर लाइट को पास किया है तो स्कैटर हो जाएगा, और स्कैटर होके वो लाइट का पाथ दिखने लग जाएगा। सिमिलरली अगर एक डार्क रूम में एक डोर है जिसमें एक होल है, एक डार्क रूम है जिसमें एक छोटा सा होल है जिससे सन की रेज आ रही है, लेकिन अगर उस रूम में डस्ट है तो पाथ जो है विजिबल होने लग जाएगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो थोड़ा। तो ये भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब क्वेश्चन होता है व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर वाइट लाइट होती है, तो लेट्स से ये हमारी वाइट लाइट जो आ रही है यहाँ पे, हाँ वाइट लाइट ऐसी आ रही है, तो यहाँ पे कहीं से भी एक पॉइंट ऐसा ही है जो लाइट को स्कैटर करेगा। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है ये। हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। अभी ऐसा ही क्योंकि ब्लू कलर ही स्कैटर हुआ है। तो एक्चुअली में क्या होता है, स्कैटरिंग होता है आगे क्यों, हाँ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम स्कैटर होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा स्कैटर होगा। तो वेवलेंथ किसकी कम है,
वायलेट की सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ जिसकी कम है वो है VIB। ये जो 3 कलर है इनके कम होते हैं, तो इधर ब्लू कलर जो है स्कैटर हो जाएगा। तो इसलिए when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air will scatter the blue color, which has a shorter wavelength more strongly than red. The scattered blue light enters our eyes। मतलब रेड जो है स्कैटर उतना होता नहीं है, तो वो ज़्यादा दिखता भी नहीं है, लेकिन जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो जाएगा, इसलिए हमें सब जगह नीला नीला दिखता है। अब चैप्टर के एंड में आ चुके हैं, तो अभी केवल समरी बचा है। तो समरी में क्या है? The ability of the eye to focus both near and distant objects by adjusting its focal length is called accommodation of eye। तो accommodation हो गया। The common refractive defects of vision include myopia, hypermetropia and presbyopia। एक astigmatism और cataract भी आता है, वो अभी डिस्कस नहीं किया है, वैसे बता देता हूँ। चलो फन फैक्ट के लिए ये भी जान लो। एस्टिग्मेटिज्म में जो लाइंस होती हैं, लेट्स से यहीं पर ही एक्सप्लेन करता हूँ। जो लाइंस होती हैं, एक होती है वर्टिकल लाइंस और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो जिनको एस्टिग्मेटिज्म होता है वो फोकस नहीं कर पाते, उनको केवल दोनों पे फोकस नहीं कर पाते, उनको केवल हॉरिजॉन्टल दिखती है या वर्टिकल दिखती है, दोनों एक साथ नहीं दिखते। और एक और होता है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट में क्या होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, वाइट कलर ओपेक लेयर जम जाती है। इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी से। और जो एस्टिग्मेटिज्म का क्योर है वो सिलिंड्रिकल लेंसेज की का क्योर है, तो वो भी बता दिया, बोनस भी दे दिया। तो मायोपिया इज द शॉर्ट साइटेडनेस, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना, इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि इसका ये केवल समरी है, पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। hypermetropia, that is farsightedness, where the image of the nearby objects is focused beyond the retina, is corrected by using a convex lens of suitable power. The eye loses its power of accommodation in old age, which causes presbyopia. Myopia. The splitting of white light into its component colors is known as dispersion। जो वाइट लाइट आ रही है वो जो 7 कलर्स में बट गई, उसको कौन से? VIBGYOR, विबग्योर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। जो जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा स्कैटर होता है, और जिसकी वेवलेंथ, कौन सी कलर्स की वेवलेंथ कम है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो वायलेट और इंडिगो जो है दिखते नहीं है, ब्लू दिखता है। ब्लू जो है हमारी आंखें ज़्यादा सेंस कर सकती हैं, तो इसे ब्लू कलर दिखता है। So with that we are done with the chapter। Thank you for staying with us for another, I don't know how long will this video be, approximately 1 hour. We have completed this full chapter again. This was a pretty simple chapter comparatively to chapter 1 and 3. I have already made the videos for light, reflection and refraction, and for electricity. Human eye and the colorful world is also done. Till then, take care. We'll see you in the next video.